नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और 30 दिसंबर की सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया है। तो आज की क्लास में हम 30 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का, ठीक है, 30 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के हम 40 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन कराएंगे 30 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के 40 क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो होंगे ये 100% क्या है, रियल हैं। 100% रियल क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को जो है पूरी देखना। ठीक है, जिनका आगे की शिफ्टों में एग्जाम है उनको तो इस क्लास को अंत तक पूरी देखना ही चाहिए। ठीक है, क्लास स्टार्ट करूं और देखा जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। क्या मिल सके? नोटिफिकेशन मिल सके। और जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सभी लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन हुई। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं 30 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। 30 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। कोशिका में एक झिल्लीबद्ध गोलाकार संरचना होती है जो पदार्थ के विनिमय के लिए छिद्रों वाली झिल्ली में घिरी होती है। वह क्या है? यानी कि उसका नाम पूछ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक या राइबोसोम या लाइसोसोम। तो वो जो क्या होती है? केंद्रक होती है। क्या होती है? ऑप्शन नंबर बीच के केंद्रक। केंद्रक इज करेक्ट। कोशिका का केंद्रक एक गोलाकार संरचना होता है। क्या होता है? गोलाकार संरचना होता है। दोहरी झिल्ली से घिरा हो रहता है। किससे? दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, जिसमें न्यूक्लियर पोर यानी कि छिद्र होते हैं, न्यूक्लियर पोल होते हैं। और इन्हीं छिद्रों से आरएनए और प्रोटीन का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है? प्रोटीन का। ठीक है, और डीएनए पाया जाता है इसमें। केंद्र में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, जो कोशिकाओं की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, उस कोशिकाओं की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट है, केंद्रक। क्या सही है? केंद्रक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब कोई धातु जो है तनु अम्ल के साथ अपक्रिया करती है, तनु अम्ल के साथ अपक्रिया करती है, तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, या फिर हाइड्रोजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अपक्रिया करती है तो जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखो, धातु प्लस अम्ल क्या बनता है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, और ये जो है इसका केमिकल रिएक्शन है ये। ठीक है, इसका इस अभिक्रिया में जो है अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। क्या है? अम्ल से जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। ठीक है, इसलिए गैस के रूप में जो है हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है। ये क्या हाइड्रोजन निकल रही है? ये हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिका जीवों में प्रजनन की प्रमुख विधि कौन सी है? तो एक कोशिका जीवों में प्रजनन की प्रमुख विधि जो है वो द्विखंडन है। ऑप्शन नंबर सी है, द्विखंडन। द्विखंडन है। ठीक है, अमीबा, पैरामाइग्रेशियम जैसे एक कोश के जीव द्विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। किसके कारण? द्विविखंडन द्वारा जो है प्रजनन करते हैं। इसमें जो है एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में विभाजित होती है। ठीक है, एक समान कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित होती है। यह एक सरल, तीव्र और अलैंगिक प्रजनन की विधि है। ठीक है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सी, द्विविखंडन। ठीक है, एक कोशिका जीव में प्रजनन की कोशिका जो है द्विविखंडन द्वारा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जब ब्रायोफाइट का एक कण नाम मिट्टी के संपर्क में आता है, एक कण है, ठीक है, मिट्टी के संपर्क में आता है तो क्या होता है? तो जो है एक नया पौधा बनता है। क्या बनता है? एक नया पौधा बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एक नया पौधा बनता है। ब्रायोफाइट्स में शाकीय जनन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शाकीय जनन पाया जाता है। जब इनका कोई भाग, जैसे पण या तना, नम, मिट्टी, पण भी बोल सकते हैं, तण भी बोल सकते हैं, ठीक है, कण भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसमें नया पौधा विकसित होता है तो उसे क्या कहते हैं? विखंडन। विखंडन द्वारा जनन भी कहते हैं इसे। ठीक है, नया पौधा से बनता है। अगला क्वेश्चन है कि कुलाडी विलयन में सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से जो प्रभाव दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? कुलाडी विलयन में सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश के विकिरण से जो प्रभाव दिखाई देता है
उसे क्या कहते हैं? परावर्तन, अपवर्तन या डिंडल प्रभाव या विवर्तन? तो जो है इसे क्या कहते हैं? डिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइडी विलयन में एक कण इतने बड़े होते हैं कि वे प्रकाश को जो है बिखेर देते हैं और इस कारण जो है प्रकाश की किरणें दिखाई देने लगती हैं। ठीक, यह घटना जो है यह क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि कंपन करने वाले पिंड ध्वनि उत्पन्न होने का सही उदाहरण कौन सा है? कंपन करने वाले पिंड ध्वनि उत्पन्न होने की सही उदाहरण कौन सा है? स्थिर पत्थर, जल में बुलबुला, बजती हुई घाटी या ठंडी हवा? तो ये जो है बजती हुई घंटी होती है। जब घंटी बजती है तो वह कंपन करती है। इन कंपनों से आसपास की वायु में दाब तरंगे उत्पन्न होती हैं। क्या? दाब तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम ध्वनि के रूप में सुनते हैं। क्या सुनते हैं? ध्वनि के रूप में उन्हें सुनते हैं। इसलिए ध्वनि उत्पन्न होने का सही उदाहरण है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बजती हुई घंटी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कुकर से निकलती भाप हाथ को छूने पर व्यक्ति तुरंत हाथ क्यों खींच लेता है? कुकर से जब भाप निकलती है तो जब उसमें हाथ लग जाता है तो मनुष्य जो है या व्यक्ति जो है हाथ को तुरंत वापस क्यों खींच लेता है? ऑप्शन है मांसपेशियों की इच्छा से, प्रतिवर्ती क्रिया के कारण, मस्तिष्क के आदेश आदेश से या फिर आदत के कारण। तो इसका जो सही जवाब है वो प्रतिवर्ती क्रिया के कारण। ठीक है, यह क्रिया प्रतिवर्ती यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन होती है। इसमें मेरुरज्जु तुरंत प्रतिक्रिया देता है। क्या देती है? मेरुरज्जु जो है तुरंत प्रतिक्रिया देती है ताकि शरीर को क्षति से बचाया जा सके। ठीक है, इसमें मस्तिष्क की भूमिका में बाद में आती है। ठीक है, मस्तिष्क की भूमिका बाद में आती है, तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रतिवर्ती क्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का वह अपरूप जिनकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है क्या कहलाती है? कार्बन का वह अपरूप जिसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है क्या कहलाता है? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन या कोक? तो कार्बन का वह अपरूप है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन यानी कि C60 कार्बन का अपरूप है ये। ठीक है, इसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है। किसकी जैसी? फुटबॉल जैसी होती है। इसमें जो 60 कार्बन परमाणु होते हैं, कितने होते हैं? 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, इसे जो है बाकी बाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाकी बाल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेज प्रकाश अपवर्तन किस माध्यम में होता है? सबसे तेज प्रकाश अपवर्तन किस माध्यम में होता है? वायु, जल, कांच या हीरा? तो सबसे तेज जो है प्रकाश अपवर्तन जो है वायु में होता है। कहाँ होता है? वायु में होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक वायु में होती है। जैसे जैसे माध्यम सघन होता है प्रकाश की गति कम होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ये सही है, वायु। अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम का आलेखी निरूपण कैसा होता है? ओम के नियम का आलेखी निरूपण कैसा होता है? वक्र जैसा, परवलय जैसा, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा या वृत्त? तो ओम के नियम का आलेख जो है वो मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा जैसा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि ओम का नियम जो होता है वी समानुपाती आई होता है। ठीक है, मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा ओम के नियम के अनुसार जो है वी समानुपाती आई होता है। इसका ग्राफ सीधी रेखा होता है जो मूल बिंदु से गुजरता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कार्य को धनात्मक कब कहा जाता है? कार्य को धनात्मक कब कहा जाता है? जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो, जब बल शून्य हो, जब बल और विस्थापन समान दिशा में हो, जब विस्थापन शून्य हो। तो कार्य को धनात्मक कब कहा जाता है? जब कहा जाता है बल और विस्थापन समान दिशा में हो तो उसे धनात्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धनात्मक कहा जाता है। जब लगाया गया बल और वस्तु का विस्थापन एक ही दिशा में होता है तब किया गया कार्य धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी में मेंडल का प्रमुख योगदान क्या था? अनुवांशिकी में मेंडल का प्रमुख योगदान क्या था? डीएनए की खोज, उपर्जित लक्षणों की आनुवंशिक गति या वंशानुगति के नियम या उत्परिवर्ती सिद्धांत? तो इसका जो सही जवाब है वो है अनुवांशिकी गति, वंशानुगति। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे का पर प्रयोग कर वंशानुगति के 3 नियम दिए: प्रभुत्व का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। तो यहाँ पर जो है ये है वंशानुगति। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन था कि दूरी समय ग्राफ की प्रवणता यानी कि स्लोप यदि लगातार बदलती रहती है तो यह क्या दर्शाता है? दूरी समय ग्राफ की प्रवणता यानी कि स्लोप यदि लगातार बदलती रहती है तो
क्या कहलाती है? वस्तु विराम में है, वस्तु समान चाल से चल रही है, वस्तु असमान चाल से चल रही है या वस्तु समान त्वरण से चल रही है? तो इसका जो सही जवाब है वस्तु वस्तु जो है असमान चाल से चल रही है, वस्तु असमान चाल से चल रही है। दूरी समय ग्राफ की प्रवणता चाल को दर्शाती है। यह प्रवणता समय के साथ बदलती है, तो चाल भी बदल रही होती है। इसका अर्थ है वस्तु असमान गति से चल रही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। वस्तु असमान चाल से चल रही है। अगला क्वेश्चन है कि दाब प्रेशर का सही सूत्र क्या है? यहाँ पर प्रेशर का सूत्र पूछ लिया है, तो प्रेशर यानी कि दाब का सूत्र होता है P बराबर F/A। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दाब बल प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, इसलिए दाब का सूत्र होता है P बराबर F/A होता है। P बराबर F/A। क्षेत्रफल कम होने पर दाब जो है अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रयोग के दौरान कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उसके लाइसोसोम फट जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोशिका का क्या होगा? कोशिका और सक्रिय हो जाएंगी, कोशिका विभाजन करने लगेंगी, कोशिका आत्मपाचन से नष्ट हो जाएंगी या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो इसका जो सही जवाब है वो कोशिका आत्मपाचन से नष्ट हो जाएंगी। कोशिका आत्मपाचन से नष्ट हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं या पाचक एंजाइम होते हैं। इनके फटने पर ये एंजाइम कोशिका के अन्य भागों को पचाने लगते हैं और इससे कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विषमांगी मिश्रण का सही परिभाषा कौन सी है? विषमांगी मिश्रण की सही परिभाषा कौन सी है? क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो सही परिभाषा है वो कि जिसमें घटक अलग अलग दिखाई देते हैं वहाँ वही विषमांगी मिश्रण की सही परिभाषा है। विषमांगी मिश्रण में घटक समान रूप से नहीं होते हैं, उन्हें अलग अलग पहचाना जा सकता है, जैसे रेत और पानी। अगला क्वेश्चन है कि यदि तत्व X इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और तत्व Y इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो क्या होगा? तो इसे जो है X का ऑक्सीकरण होगा और Y का अपचयन होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसका समाधान थोड़ा देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग को ऑक्सीकरण कहते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण को अपचयन कहते हैं, इसलिए X का ऑक्सीकरण होगा और Y का अपचयन होगा। अगला क्वेश्चन है सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 6, 8 या 4? तो जो है सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिकांश तत्वों में बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब हो सकते हैं। इसे ऑक्टेट नियम कहा जाता है जो रासायनिक स्थिरता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्लावक बल यानी कि उत्प्लावन बल यानी कि बुयांसी फोर्स जो होता है, बुएंट फोर्स जो होता है का सिद्धांत किस पर आधारित है? उत्प्लावन बल का सिद्धांत किस पर आधारित है? बुएंट फोर्स का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये जो आधारित है ये आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, आर्किमिडीज सिद्धांत। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे पिंड का ऊपर की ओर जाने लगता है, बल उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। इस बल को जो है उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।